चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, हम लोगों ने ये देख लिया था कि रूल्स और लॉज किस तरीके के हैं, कौन से इसमें जो रूल हैं या लॉ हैं वो रिटन होंगे, कौन से अनरिटन होंगे, कौन से कहां से कैसे बनेंगे, इन सब के बारे में हम लोगों ने चीजें देख ली थी। अब इसी में ही एक हेडिंग है या एक दूसरा सब हेडिंग है। हमारा जो विषय है चर्चा का वो अब ये रहेगा कि कानून का मूल तत्व क्या है, सार क्या है, विधि का सार क्या होता है, एसेंस क्या होता है विधि का। यानी एक तो ये कि विधि क्यों बनाई जाती है, और दूसरा ये अगर विधि बनाई जाती है तो उसका पालन करने के लिए क्या आवश्यक है, उसके कोर में, उसके मूल तत्व में क्या छुपा हुआ होता है ना। तो आप इसमें सब हेडिंग लिखिए, एसेंस ऑफ लॉ या विधि का सार तत्व, विधि का सार तत्व या एसेंस ऑफ लॉ। ठीक है। देखो, जनरली जो पहले विचारक थे प्राचीन काल के, ये शुरुआत से ही, जैसे सबसे पहले प्लेटो से ही शुरुआत मानी जाती है जनरली। तो प्लेटो ने सबसे पहले ये माना कि जो विधि होती है वो राजा का या राजा के द्वारा दिया गया आदेश होता है। लेकिन वो ये मानता है कि वो जो राजा है वो दार्शनिक राजा होना चाहिए, फिलोसफर किंग होना चाहिए। दार्शनिक राजा का मतलब क्या है यहाँ पे? एक वो राजा, एक वो किंग जिसकी बुद्धि इतनी, या बुद्धि या विवेक जिसका इतना ज्यादा डेवलप्ड है कि वो सही और गलत के बीच का अंतर कर सकता है। जैसे उसे हम लोग अगर भारतीय एक संदर्भ में कहें तो नीर शीर विवेक जिसे हम लोग कहते हैं, यानी दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला जो विवेक है उससे वो युक्त हो, ऐसे व्यक्ति को ही दार्शनिक राजा कहा, फिलोसफर किंग कहा प्लेटो ने। उन्होंने कहा केवल यही लोग शासन करने लायक होते हैं जिनके पास नीर विवेक हो। इसका मतलब प्लेटो ने ये माना कि एक आदर्श व्यक्ति जो कि दार्शनिक है, वो कानून, उसका जो वचन होगा वो कानून होगा, वो विधि होगी। यहां से हमें यह पता चलता है कि इसका मतलब विधि के पीछे विवेक का होना आवश्यक है। तो विधि कैसी होनी चाहिए? विवेक पूर्ण होनी चाहिए, विवेक के ऊपर बेस्ड हो, ऐसी विधि होनी चाहिए। एक बात, इस बात को नोट रखना आप। लेकिन प्लेटो ही इस बात को मानता है आगे चल के कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बड़ा मुश्किल है, ऐसे व्यक्ति का मिलना बड़ा मुश्किल है जिसमें जो इतना विवेकी हो, जिसमें नीरशीर विवेक की क्षमता हो। इसलिए वो ये कहता है कि फिर व्यवहारिक रूप पर, व्यवहारिक स्तर पर जो सबसे सही तरीका है वो ये है कि विधि बनाकर शासन कर लिया जाए। यानी एक विधि बनाई जाए जो सब लोगों के द्वारा मिलकर बनाई जाए, एक मूलभूत विधि या फंडामेंटल लॉ, और उसके साथ शासन किया जाए। अब वो जो विधि बनाएंगे लोग, वो विवेकी लोग होंगे, यानी बुद्धिजीवी लोग होंगे, वो विधि बनाएंगे। और उस विधि के आधार पर अगर कोई भी एक सामान्य बुद्धि का भी शासन करेगा तब वो फिर शासन सर्वोत्तम प्रकार का होगा, यथार्थ के स्तर पर वो सही माना जा सकता है। इसीलिए विधि के शासन की बात वो करता है अंततः प्लेटो। लेकिन वो विधि का शासन कैसा होगा? तो एक तो तर्कपूर्ण होगा और विवेक के ऊपर आधारित होगा। अब मैं ये भूमिका बना रहा हूं यहां से रूल ऑफ लॉ की। विधि के शासन को हम लोग देखेंगे जब इसकी डेफिनेशन हम लोग करेंगे। ये प्लेटो ने कहा। इसके बाद अरस्तु का नंबर आता है। अरस्तु ये कहते हैं कि विधि का शासन ही सर्वोत्तम है, क्योंकि ये सबसे सही लेवल पर, उचित लेवल पर प्राप्त होने वाली प्रक्रिया है। विधि के शासन के माध्यम से ही हम चीजों को सुनिश्चित कर लें। ठीक है।
और विधि के ऊपर अगर एक बार विधि बन गई, जो विधि बना दी गई और व्यवहारिक रूप से वो लागू हो गई, उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं लगना चाहिए, ये भी अरस्तु मानता है। इसलिए अरस्तु संविधान की बात करता है सबसे पहले, क्योंकि प्लेटो का शिष्य था और प्लेटो का व्यवहारिक रूप ही अरस्तु है। तो प्लेटो का जो व्यवहारिक रूप था उसी को लागू करने का काम किया अरस्तु ने। और अरस्तु प्लेटो तो जहां पे बाद में कहता है कि विधि बनाकर उस काम को कर लिया जाए, लेकिन अरस्तु कहता है कि शासन ही विधि का होना चाहिए, क्योंकि दार्शनिक किंग तो कोई मिलने की बात ही नहीं है। ये वो कह के बात अपनी पूरी कर देता है। इसके बाद शुरुआत होती है मध्यकाल की। मध्यकाल में ईश्वरीय कानून की बात आती है, धर्म आधारित विधि की बात आती है। ईश्वरीय कानून माने धर्म आधारित विधि। वो ये कहते हैं, मध्यकाल के जितने भी कानून थे, उन्होंने कहा राजा का जो आदेश है वो विधि होता है, लेकिन राजा का आदेश धर्म परक होना चाहिए, धर्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो धर्म है या धार्मिक ग्रंथों में जो बातें कही हैं वो ईश्वरीय वाणी है, ईश्वर ने कही है, वो उनका उल्लंघन नहीं कर सकते। यहां पर ईश्वरीय कानून की बात आती है, धर्म आधारित। मध्यकाल पूरा इसी बात पे चलता रहा। मध्यकाल में कानून का सार तत्व धर्म ही था, धर्म की व्याख्या करने वाले लोग थे। इसीलिए हम लोग देखेंगे कि रोम में या रोम के बाद मध्यकाल में जो चर्च था, ईसाई चर्च या आ, कह सकते हैं कि काजी, मौलवी, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही राज्य में शासन करने में। सबसे पहले हॉब्स ने, जब आधुनिक युग आया तो सबसे पहले हॉब्स ने इसमें कुछ बदलाव किए। फिर से वही राजा के आदेश पर लौटने की बात हुई, चूंकि पुनर्जागरण था तो जो पुराने मूल्य थे यूनान के, उनको वापस उनके बारे में चर्चा की गई और ये कहा गया कि हॉब्स ने सबसे पहले कहा कि राजा सर्वोपरि है, उसका कानून ही, उसके द्वारा कहा गई बात ही विधि है। ऑस्टिन इसके बाद दूसरे सबसे, क्योंकि वो ये कहता है, हॉब्स ये कहता है कि जो संप्रभुता है, सॉवरेनिटी है, यानी सर्वोच्च सत्ता राज्य की, वो लाई करती है राजा में, और चूंकि वो राजा में लाई करती है इसीलिए वो सर्वोच्च कानून भी है। ऑस्टिन इसमें कुछ थोड़े से बदलाव करता है। वो ये कहता है कि संप्रभुता, यानी वो राजा भी हो सकता है जहां पर संप्रभुता लाई करती है, सॉवरेनिटी लाई करती है, या कोई और संस्था भी हो सकती है। उसका आदेश तो विधि होगा ही, लेकिन अगर उसके आदेश का पालन ना हो तो दंड भी देना पड़ेगा, या दंड भी शामिल होगा। इसलिए विधि के उल्लंघन में दंड को भी शामिल कर दिया गया। ऑस्टिन ने सबसे पहले विधि के उल्लंघन में दंड को शामिल किया आधुनिक समय में। इसी बात की चर्चा 1930-40 तक होती रही, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ये चर्चा होती रही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय के एक विचारक थे, मैक्स वेबर, उन्होंने भी दंड की बात की। उन्होंने कहा कि यही कि जो संप्रभुता का जो आदेश है, सॉवरीन का जो ऑर्डर है, वो कानून होता है, और अगर इसका उल्लंघन किया गया है तो संप्रभुता संपन्न, या जो जहां पर भी संप्रभुता लाई करती है, उस वो दंड जरूर देगा, दंड देना उसका काम है। यानी बल प्रयोग और दंड, इन्होंने दो बातों को कहा। बल प्रयोग के माध्यम से कानून का पालन कराना, और अगर कानून का उल्लंघन होता है तो दंड देना, ये इन्होंने बातें कही। लेकिन ये तो आधुनिक समय की बात थी, पर ये जो विचार थे जितने भी इन लोगों ने रखे और मैंने आपको बताए, ये केवल वन साइडेड थे। हमने अब से पहले ये देख लिया बड़े अच्छे तरीके से कि केवल विधि, ना तो राजा का शासन होता, ना राजा का आदेश होता, ना राज्य का आदेश होता, बल्कि इससे एक बढ़ी हुई प्रक्रिया है।
क्योंकि विधि लोगों पे शासन करने के लिए बनाई जाती है, इसलिए विधि में लोगों का शामिल होना एक आवश्यक तत्व है। क्योंकि लोग विधि विधि निर्माण की प्रक्रिया में लोग प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेते हैं, इसीलिए विधि की प्रामाणिकता सबसे महत्वपूर्ण है। अगर लोग विधि को प्रमाणित करते हैं, वैलिडेट करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं, मानते हैं उस विधि को, उस कानून को, तब तक तो वो विधि है। अगर कानून को या उसको लोग नहीं मानते, तब वो विधि नहीं है। एग्जाम्पल, सरकार ने नियम बनाया कि मान लीजिए हर व्यक्ति को अपनी आय का आधा भाग किसी धार्मिक कार्य के लिए देना है। ऐसा कोई सरकार ने नियम बना दिया। लेकिन क्या ये नियम वैलिडेट करेगा अगर लोग इसे नहीं मानेंगे तो? ये नियम तभी प्रमाणिक होगा या ये तभी वैलिडेट हो सकता है जब लोग इसका पालन करें। इसलिए किसी भी कानून का औचित्य या उसका जो सार तत्व है, इसेंस है, वो होता है उसकी प्रामाणिकता। और प्रामाणिकता आती है लोगों से, अगर ना कि दंड से। विधि को लागू करने के पीछे दंड महत्वपूर्ण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि प्रामाणिकता एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। लोगों का उसे पालन करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यही कानून का सार तत्व है, इसेंस है। लोगों द्वारा उसे मानना, उसे पालन करना। अब लोग इसे क्यों मानेंगे? तो लोग इसे इसलिए मानते हैं, एक पहला कारण, क्योंकि लोग उस प्रक्रिया का स्वयं भाग होते हैं। कानून बनाया, लोगों के द्वारा बनाया गया। क्यों? क्योंकि लोग समाज का हिस्सा हैं। वो कानून, वो नियम समाज का के द्वारा बनाया गया, राज्य ने उसे वैलिडेट कर दिया। अब वो अप्रत्यक्ष रूप से लोग भी उसमें शामिल हैं। एक बात। दूसरी चीज, समाज में व्यवस्था बनाए रखता है। हर व्यक्ति को एक व्यवस्थापूर्ण चीजें पसंद आती हैं, इसलिए लोग भी स्वयं उस व्यवस्था का भाग होते हैं। तीसरी चीज, लोग ये मानते हैं कि अगर उस व्यवस्था का उल्लंघन होता है तो दंड का प्रावधान होना चाहिए। इसीलिए लोग दंड की वैधानिकता को भी औचित्यपूर्ण ठहराते हैं अगर उस व्यवस्था का उल्लंघन हो तो। और चौथी चीज इसमें यह है, अच्छा, दंड को वो इसलिए भी उचित मानते हैं लोग, क्योंकि एक साध्य को प्राप्त करना है, एक एंड को प्राप्त करना है। और एक एंड जो है वो लोग सोचते हैं कि आ, आ, एक ऐसे राज्य का निर्माण या एक ऐसे समाज का निर्माण किया जाना चाहिए जो कि पूरी तरीके से न्यायपूर्ण हो। इस आदर्श की प्राप्ति के लिए दंड का विधान भी लोग करते हैं। और ये चौथी चीज ये है, लोग ये भी मानते हैं कि जब दंड किसी व्यक्ति को दिया जाए, तब एक निश्चित प्रक्रिया का पालन उसमें शामिल हो। एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से ही दंड दिया जाए, आर्बिट्रेरीली ना दे दिया जाए। ये सब प्रामाणिकताएं हैं कानून की, सब विधि की प्रामाणिकताएं हैं। लोगों ने इन इन आधार पर विधि को प्रमाणित करते हैं और तब विधि फिर लागू होती है। इसलिए विधि केवल ना तो राज्य का आदेश है और न ही केवल किसी संप्रभुताशाली संगठन का या संप्रभुताशाली व्यक्ति का प्रमाणीकरण भी है, बल्कि प्रमाणीकरण उसका आता है राज्य से। ठीक है, वो लोगों से, सॉरी। तो इस बात को आप समझ लीजिए। यहां से, यहीं से फिर रूल ऑफ लॉ की बात होगी। क्यों? क्योंकि ये जो 3-4 बातें मैंने अभी आपको बताई, यही रूल ऑफ लॉ में शामिल होती हैं। जब लोग प्रामाणिकता करते हैं किसी विधि की, तो वो ये भी मानते हैं कि वो विधि सबके ऊपर समान रूप से लागू हो, विधि के शासन के अंतर्गत हो। जब वो प्रक्रिया की बात करते हैं, ये एक निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए, तब वो विधि के शासन की बात करते हैं। इसीलिए कानून के सार तत्व में ही, इसेंस ऑफ लॉ में ही रूल ऑफ लॉ छिपा हुआ है। इसेंस ऑफ लॉ का जो एग्जीक्यूशन है, दैट इज रूल ऑफ लॉ। और फिर अब हम लोग यहां से आगे, उसके बाद हम जब रूल ऑफ लॉ देखेंगे, तब फिर मैं उसे डिफाइन करूंगा कि डाइसी वाइसी ने फिर उसके बारे में क्या बात कही। लेकिन ये इसेंस से ही जुड़ी हुई है, इसेंस ऑफ लॉ से ही जुड़ी हुई है। तो आप इस बात को पहले लिखें, और उसके बाद फिर कोई बात समझ में नहीं आती है तो
मुझसे पूछते हुए चलें। इसेंस ऑफ लॉ में आप लिखना, प्राचीन काल में न्याय के ऊपर सर्वप्रथम विचार प्लेटो के द्वारा किया गया। इन एंशियंट पीरियड द फर्स्ट थॉट on the concept of justice was given by Plato. प्लेटो के आदर्श राज्य में दार्शनिकों के शासन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। दार्शनिकों के शासन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। इन द ideal state of Plato, the rule of philosopher kings was conceptualized. यह शासन विवेक के ऊपर आधारित होगा। And this rule of law would be based on wisdom. परंतु क्योंकि दार्शनिकों को समाज में प्राप्त करना यथार्थवादी नहीं है, दार्शनिकों को समाज में प्राप्त करना यथार्थवादी नहीं है, इसलिए प्लेटो ने व्यवहारिक समाधान के स्तर पर कानून के शासन की बात की, विधि के शासन की बात की। इसीलिए प्लेटो ने व्यवहारिक स्तर पर विधि के शासन की बात की। Because it is very difficult to find out philosophers in society. So Plato gave the realistic concept to govern in the form of rule of law. प्लेटो यह मानते हैं कि विधि विवेकी व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती है। इसलिए विधि के शासन का वही प्रभाव होगा जो कि दार्शनिक राजा के शासन का। सो इसमें ऐसा लिखो, एज the law is being formed by wise persons, a wise human being, so the government based on rule of law
would be same as the government of philosopher king, the government of philosopher king। ठीक है, ये बात समझ में आ गई नहीं यहां तक बताइए? यही से रूल ऑफ लॉ छुपा हुआ है, विधि का शासन, जिसे आप संविधान में खूब पढ़ोगे आगे या उसकी चर्चा करोगे। सुप्रीम कोर्ट भी उसकी कई बार चर्चा इसी संदर्भ में कर चुका है। बताइए, यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट से अब सर रियलिस्टिक से क्या मतलब है? रियलिस्टिक माने जिसे यथार्थ में प्राप्त किया जा सके, मतलब वास्तव में। अब देखो, समस्या ये है कि दार्शनिक का कैसे पता चले कि ये दार्शनिक है ये व्यक्ति? कोई उसका पैमाना तो है नहीं। किसी व्यक्ति के विवेक की पहचान कैसे हो? हाउ वी रीच ऑन ए सॉल्यूशन दैट दिस पर्सन हैज द विजडम टू गवर्न? कोई यूपीएससी का एग्जाम लिखना पड़ेगा क्या इसके लिए? अब बताइए आप, क्या यूपीएससी का एग्जाम लिख के ये निश्चित हो सकता है कि ये व्यक्ति दार्शनिक है? या किसी एग्जाम को लिख के ये निश्चित हो सकता है कि ये व्यक्ति दार्शनिक है, ये व्यक्ति ज्ञानी है, इस व्यक्ति को बड़ी अच्छी नॉलेज है, बड़ा अच्छा शासन कर सकता है? क्या हो सकता है? नहीं सर, आप इसका जीते जागते एग्जाम्पल हो। नहीं मेरा तो एग्जाम्पल नहीं, लेकिन ये है कि बहुत सारे आप देखो कि आईएएस ऑफिसर वो यूपीएससी टॉपर्स होते हैं, लेकिन जनरली उनका उतना मैच्योरिटी का लेवल उनमें नहीं मिलता, क्योंकि कभी कभी चीजें, क्योंकि केवल कोई एग्जाम लिखना, किसी सवाल का जवाब दे देना, कहीं पर सिलेक्शन हो जाना, कहीं पर कोई मार्क्स मिल जाना या कहीं पर मार्क्स न मिलना, इस बात का बिल्कुल भी औचित्य सिद्ध नहीं करते कि इस व्यक्ति को बुद्धि नहीं है या इस व्यक्ति में ये, और ना ही इसमें हो जाना ये बताता है कि वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है। इसलिए यथार्थ के लेवल पर इसे लागू नहीं किया जा सकता। परंतु जब चार लोग मिलकर बैठे और वो चर्चा के, डिस्कशन के, डिस्कोर्स के माध्यम से एक निश्चित निर्णय पर पहुंचे, तो उस निश्चित निर्णय में सत्य का अंश सबसे अधिक होगा। अगर वो चार लोग सामान्य तौर पर विवेकी लोग हैं, यानी पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, अगर वो चार लोग मिलकर बैठकर चर्चा करने के बाद किसी नियम को बनाएं, तो ये बड़ी व्यवहारिक बात है कि वो नियम ज्यादा परिपक्व होगा, ज्यादा मैच्योर होगा। इसीलिए उसके द्वारा अगर कानून, इसके द्वारा अगर शासन किया जाए, लेकिन वो चर्चा के द्वारा, ऐसा नहीं जैसे आज हो रहा है पार्लियामेंट में मोदी जी बना के दे देते हैं, जो उनको लिखना होता है उसके बाद सारे सांसद उसके ऊपर अंगूठा लगाते चले जाते हैं, कोई चर्चा ही नहीं होती संसद में कानूनों के ऊपर, विधि के ऊपर। विपक्ष संसद चलने नहीं देता, वो धरने पर बैठ जाते हैं संसद चलने से पहले ही। तो ये वो प्रक्रिया है ही नहीं जिस प्रक्रिया के लिए संसद बनाई गई थी, या संसद ये प्रक्रिया जो अब चल रही है देश में, ये थी नहीं वो। इससे किसी कानून के ऊपर या किसी ऐसी विधि को नहीं बनाया जा सकता जो विधि सामान्यतः लोगों के ऊपर शासन के लिए हो या लोगों का प्रतिनिधित्व करती हो। ठीक है ना? तो इसलिए प्लेटो ने एक रियलिस्टिक मेथड को बताया। उसने कहा विवेकी लोग होते हैं, क्योंकि वो हर आदमी को विवेकी मानता है बाय बर्थ। वो ये नहीं मानता कि लोग बुद्धिहीन होते हैं, वो ये मानता है लोग बुद्धिमान होते हैं। तो अगर लोग बुद्धिमान होते हैं और वो अगर मिल के बैठ के कोई कानून बनाएंगे तो वो यथार्थ के नजदीक होगा, उसका शासन आप लागू कर दीजिए। तो फिर इसका मतलब ये है कि दार्शनिक का शासन के बराबर ही समाज में सच्चाई जो है वो आ जाएगी या सत्य का प्रसार होगा। जी सर। अब इसमें अगले पॉइंट से लिखना, देखो अरस्तु प्लेटो के ही शिष्य थे। प्लेटो के विधि के शासन को ही अरस्तु ने आगे फॉरवर्ड किया और संविधान की बात की कि एक संविधान बना लेना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र को वो सबसे खराब मानते हैं, डेमोक्रेसी को वो सबसे
डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को प्लेटो भी सबसे खराब मानता है, लोकतंत्र को अरस्तु भी सबसे खराब मानता है, क्योंकि ये कहते हैं कि लोकतंत्र कब भीड़तंत्र में बदल जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। भीड़तंत्र माने, देखो, लोकतंत्र का मतलब है कि वहां एक वो व्यवस्था जिसमें लोग हिस्सा लें, विवेकपूर्ण हिस्सा लें, विवेक के स्तर पर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। इस प्रक्रिया को हम लोग डेमोक्रेसी या लोकतंत्र के नाम से शॉर्ट फॉर्म में जान सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर लोग विवेक से हिस्सा न लेके प्रक्रिया में विवेक का प्रयोग ना करते हुए बल्कि अविवेकी तरीके से, अनुपयुक्त तरीके से निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लें, तो ये लोकतंत्र की परिभाषा नहीं हुई, बल्कि ये भीड़ तंत्र हो गया। फिर जैसे मान लीजिए कोई किसी की सड़क पर पीटकर हत्या कर दी जाए और लोग उस हत्या को औचित्य दें किसी धर्म से जोड़ के, तो ये अविवेकी बात होगी और यहां पर लोकतंत्र ना होके बल्कि भीड़ तंत्र कहलाएगा। ये डेमोक्रेसी ना होके बल्कि मोबोक्रेसी होगी। ठीक है, इसलिए अरस्तु इनकी मुखालफत करते हैं। दोनों, अरस्तु और प्लेटो, दोनों ही से खराब बताते हैं कि डेमोक्रेसी कब भीड़ तंत्र बन जाएगी ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि जनता कब अविवेकी होने लगेगी इसका हम लोग नहीं पता कर सकते। पर विधि का शासन अगर है तो भले ही जनता अविवेकी भी हो गई, तब विधि का शासन एक ऐसी प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा जो परेशानियां आने नहीं देगी। रूल ऑफ लॉ रहेगा तो शासन उचित तरीके से होता रहेगा। इसीलिए अरस्तु भी रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। तो इसे कंटिन्यूएशन में लिखना, यद्यपि अरस्तु लोकतंत्र को एक सबसे बुरी शासन व्यवस्था बताते हैं, although Aristotle told the democracy as worst system, क्योंकि वे यह मानते हैं कि लोकतंत्र आसानी से भीड़ तंत्र में बदल जाता है, because he considered that democracy easily converted into mobocracy। इसलिए विधि के शासन पर आधारित लोकतंत्र, ऐसा लिखिए, इसलिए विधि के शासन पर आधारित लोकतंत्र सर्वोत्तम व्यवस्था है। इसलिए विधि के शासन पर आधारित लोकतंत्र सर्वोत्तम व्यवस्था है। And so he considered that democracy based on rule of law is the best way forward, ठीक है। अब अगले पॉइंट से लिखना, परंतु मध्यकाल में विधि को ईश्वरीय विधान के रूप में माना गया। विधि को ईश्वरीय विधान के रूप में माना गया, ठीक है। यानी जो ईश्वर ने कहा वो विधि है। इंसान क्या है? इंसान को तो ईश्वर ने बनाया, इसीलिए विधि वो है जो ईश्वर ने कहा, और जो ईश्वर ने कहा वो कहाँ है? तो वो धर्म ग्रंथों में मिलता है, कुरान में मिलता है, गीता में मिलता है, बाइबल में मिलता है।
इसीलिए इन्हीं के ऊपर आधारित जो विधि विधान है, इन्हीं के ऊपर आधारित जो शासन व्यवस्था है, वही सर्वोत्तम है। अब इनकी व्याख्या कौन करे? कुरान की व्याख्या कौन करे? गीता की व्याख्या कौन करे? बाइबल की व्याख्या कौन करे? तो कुरान की व्याख्या तो करेंगे मौलवी। अधिकार मौलवियों को दिया गया कुरान की व्याख्या करने का। बाइबल की व्याख्या करने का अधिक जो था वो दिया गया पोप को। और गीता की जो व्याख्या करने का अधिकार है, या जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, उनकी व्याख्या का करने का अधिकार दिया गया पुरोहित को। तो इसका मतलब अब जो राजा है वो इनके ऊपर निर्भर हो गया, क्योंकि क्या धर्म है ये बताएंगे, और विधि धर्म के हिसाब से होगी। इसीलिए मध्यकाल में धर्म को राज्य के साथ जोड़ दिया गया। ईश्वरीय कानून की बात होने लगी। ईश्वरीय कानून के माध्यम से, ईश्वरीय विधि के माध्यम से धर्म और राज्य आपस में जुड़ गए। अब राज्य धर्म के कंधों पर बैठ गया। बड़ी सीधी से तरीके से ये था, धर्म सर्वोपरि था, राज्य पीछे था। राजा अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना कि पुरोहित या मौलवी वगैरह। तो ये व्यवस्था मध्य युग में देखी गई। इसीलिए जितनी भी शासन व्यवस्थाएं मध्य युग में थी, या तो इस्लामिक शासन व्यवस्था में कुरान हदीस के हिसाब से शासन व्यवस्था होती थी, और या फिर ईसाई व्यवस्थाओं में बाइबल के आधार पर कानूनों का निर्माण होता था, या जो पोप कह देता था फाइनली वही होता था। पापेसी इसीलिए आ गई। तो आप इसमें लिखना, वो थोड़ी उससे पहली थी, वो अलग है, इससे बिल्कुल अलग है। वो चीज बिल्कुल अलग है। लेकिन भारत में, हालांकि भारत में मध्य युग में, चूंकि मध्य युग से पहले की बात है थोड़ी सी, भारत में तो इस्लाम आ गया था, और दिल्ली सल्तनत में जो शासन था वो हदीस के हिसाब से ही होता था। कुरान हदीस की टीचिंग्स के ऊपर बेस्ड था। भारत में शासन व्यवस्था वैसी ही थी। लेकिन जो पूर्व मध्य युग से पहले के भारत में राजा थे, वो भी धर्म के आधार पर ही शासन करते थे, और उनके लिए धर्म की जो व्याख्या, इसीलिए कोई ना कोई पुरोहित जरूर होता था राज्य में। जो धर्म की व्याख्या है वो धर्म ग्रंथों के आधार पर थी, जिनमें मनुस्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, शुक्र स्मृति, ये कई सारी स्मृतियां थी। स्कूल ऑफ थॉट थे, याज्ञवल्क्य की स्मृति, स्कूल ऑफ थॉट थे जो कि चलते थे। तो आप इसमें अगले पॉइंट में लिखना, मध्य युग में, अच्छा ये लिख लिया था ना ईश्वरीय, ये अंग्रेजी में नहीं हुआ ना? हाँ, तो इसे अंग्रेजी में लिखिए। हिंदी में क्या बोला था मैंने, जरा बताना। हाँ, रियासत परंतु मध्यकाल में। हाँ, बट इन मेडिवल पीरियड, law was considered as the sentence of God, as a sentence of God। इस कारण धर्म राज्य से जोड़ दिया गया। इस प्रकार, ऐसा लिखियो, इस प्रकार धर्म राज्य से जोड़ दिया गया। एंड सो रिलीजन वॉज अलाइंड विद स्टेट। अब अगले पॉइंट से लिखना, परंतु पुनर्जागरण काल में पुनः धर्म और राज्य में अलगाव हुआ। बट अगेन इन रेनेसां पीरियड religion and state separates। टॉमस हॉब्स ने 17वीं शताब्दी में विधि को राजा का आदेश बताया।
उसने ये नहीं कहा ईश्वरीय कानून, ईश्वरीय नियम, ये सब कोई बात नहीं, फालतू की बातें हैं। राजा का आदेश ही विधि है। फिर से वही बातें आने लगी। इसलिए धर्म और राज्य अब अलग अलग हो गए। पुनर्जागरण युग में ये कहा गया कि जो राजा है उसे ईश्वर चुन के भेजता है गवर्न करने के लिए। क्योंकि वो लौकिक जगत का मालिक है, राजा फिजिकल वर्ल्ड का मालिक है, इसीलिए लौकिक जगत के नियम और कानून बनाने का अधिकार उसी का है। पोप आध्यात्मिक जगत का मालिक है, वो ये बताता है ईश्वर क्या है, कैसे है। इसलिए अगर कोई धर्म का कोई विषय आता है, धर्म से संबंधित कोई विषय आता है, तो उसके बारे में अंतिम चर्चा पोप की होगी, अंतिम उस पर निर्णय पोप का होगा। परंतु अगर लौकिक कोई विषय है, लोगों से संबंधित कोई विषय है, शासन से संबंधित कोई विषय है, तो उसमें अंतिम आदेश राजा का होगा और ये विधि होगी। हॉब्स ने ये कहा। तो लिखेंगे 17वीं शताब्दी में क्या लिखा? Thomas Hobbes in 17th century, Thomas Hobbes in 17th century state that law is the sentence of king. Law is the sentence of king. इसी प्रकार 19वीं शताब्दी में जॉन ऑस्टिन ने विधि को संप्रभुता का आदेश बताया, विधि को संप्रभुता का आदेश बताया। एंड सो अगेन इन 19th century John Austin state that the law is order of sovereign. The law is order of sovereign. इसको समझने की जरूरत है। देखो 200 वर्षों में इसमें यह प्रगति हो गई थी कि राजतंत्र से लोकतंत्र आने लगा था। राजा इंग्लैंड में संसद के अधीन हो गया। अब राजा का आदेश तो कानून नहीं रहा, संसद का आदेश कानून होने लगा। इसलिए जॉन ऑस्टिन के समय के जो विचारक थे, स्पेशली उन्होंने ये कहा कि राजा संप्रभुता यानी सर्वोच्च जो शक्ति है वो जरूरी नहीं है राजा में ही निहित हो, वो किसी अन्य संस्था में भी हो सकती है। लेकिन विधि वो है जहां सॉवरेनिटी लाई करती है, जहां संप्रभुता रहती है, जैसे ब्रिटेन में संसद में। तो इसीलिए जॉन ऑस्टिन ने अपनी नई परिभाषा दी विधि की, और उन्होंने बताया कि संप्रभुता का आदेश ही विधि है। सॉवरेनिटी का जो ऑर्डर है, सेंटेंस है, वही विधि है। चाहे वो संसद हो, सॉवरेनिटी संसद में लाई करती हो या किसी और संस्था में लाई करती हो। इन्होंने एक और बात कही, इन्होंने कही विधि का उल्लंघन करने के लिए दंड भी होना चाहिए। तो लिखेंगे जॉन ऑस्टिन विधि के उल्लंघन के लिए दंड की व्यवस्था भी करते हैं, दंड की व्यवस्था भी करते हैं। सो जॉन ऑस्टिन also propose for the punishment to break the rule of law, और लास्ट लिखना आधुनिक विचारक मैक्स वेबर बल प्रयोग को
कानून की आवश्यक शर्त मानते हैं। बल प्रयोग को कानून की आवश्यक शर्त मानते हैं। द मॉडर्न थिंकर मैक्स वेबर state that modern thinker Max Weber state that coercion, बल प्रयोग माने coercion, COERCION, coercion is the medium of to execute rule of law, to execute rule of law। ठीक है, विधि के शासन को लागू करने के लिए बल प्रयोग आवश्यक है, ये बात मानते हैं मैक्स वेबर। जब मैक्स वेबर हुए उस समय ऑथोरिटेरियन प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा थीं। इसी के बाद मैक्स वेबर का जो समय था 1920 में शायद इनकी डेथ हुई, जहां तक मुझे याद आ रहा है। और ये वो समय था जब तानाशाही प्रवृत्तियां पूरी दुनिया में बड़े लेवल पर चल रही थी। इसलिए ये तानाशाह जनरली क्या करते हैं, बल प्रयोग करते हैं कानून के शासन को लागू करने के लिए। तो इन्होंने बल प्रयोग की बात की बड़े स्तर पर। यहां तक बातें समझ में आ गई? बताइए। जी सर। जी सर। ठीक है सर अच्छा, ये हाँ जी सर आपने 2 लाइन बोली, एक तो ये थी कि मिडिवल पीरियड में लॉ को कंसीडर किया गया एज अ सेंटेंस ऑफ गॉड, और जो कि रिलीजन के साथ अलाइन किया स्टेट ने। और सर एक सेकंड सेंटेंस आपने बोला कि थॉमस हॉबस ने बोला 17th सेंचुरी में, एक सेकंड सर, कि ये वाला था पीरियड रिलीजन एंड स्टेट सेपरेट, बट अगेन इन रिनेसेंस पीरियड में बोला कि रिलीजन एंड स्टेट सेपरेट। सर ये थोड़ा सा बता दीजिए। मेरी आवाज आ रही है अब आपको? यस सर। जी सर। वो मेरा माइक चला गया था, पता नहीं कैसे। हाँ, अब बताइए क्या पूछ रहे थे मुझे। सर आपने 2 सेंटेंस बोले, बट इन मिडिवल पीरियड लॉ वाज कंसीडर एज अ सेंटेंस ऑफ गॉड, सो रिलीजन वर अलाइंड विद स्टेट। सेकंड ठीक है। स्टेटमेंट बोला, बट अगेन इन रिनेसेंस पीरियड रिलीजन एंड स्टेट सेपरेट। हाँ ठीक है। सर ये बता दीजिए। देखो, रेनेसा में क्या हुआ, फिर से पुनर्जागरण हुआ ना। रेनेसा माने पुनर्जागरण। लोग फिर से पुराने जो विचार थे उन्हें मान्यता देने लगे। और जहां पहले राज्य और धर्म जुड़ गए थे मेडिवल पीरियड में, लोगों ने रेनेसा में ये माना कि राज्य और धर्म दो अलग अलग बातें हैं। जहां राज्य लौकिक विषयों से संबंधित है, वही धर्म आध्यात्मिक विषयों से संबंधित है। दोनों को आपस में कैसे जोड़ सकते हैं हम लोग? राज्य अलग बात है, धर्म अलग बात है, दोनों को अलग अलग कर दीजिए। इसीलिए राज्य का सेपरेशन हो गया था रिलीजन से। अब जो राज्य के धर्म नियम थे वो धर्म के ऊपर नहीं थे आधारित। ये आपने पोप वाली कॉन्सेप्ट इसीलिए बताई थी ना। हाँ, वो पोप, इसीलिए पोप शक्तिशाली हो गया था ना। रोम में, वेटिकन में पोप इसीलिए शक्तिशाली हो गया। 2 सीटें हो गई यूरोप में। एक हो गई रोम का राजा सम्राट, और एक हो गई पोप। रोम का राजा सम्राट रहता था वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी में, और पोप रहता था वेटिकन सिटी में। 2 केंद्र हो गए सत्ता के। अब सम्राट जो था वो बिना पोप के सलाह के काम नहीं कर सकता था। लेकिन रेनेसा पीरियड में इस बात को नकारा गया। पोप को माना गया कि वो आध्यात्मिक सत्ता का मालिक है, ना कि लौकिक सत्ता का। तो अलग कर दीजिए उसे। उसका लौकिक से क्या मतलब है? वो क्यों बताए कि इंसान को या राज्य को क्या करना चाहिए? वो केवल ये बताए कि इंसान किस तरीके से अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। तो दोनों को अलग कर दिया गया।
सर अभी भी यही चीज फॉलो की जाती है ना वहाँ पर, जो रेनेसां में नहीं, फॉलो अब की तो थी? अब तो हाँ, अब तो धर्म से बिल्कुल अलग ही है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि इस समय चलती है यूरोप में। इसीलिए धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म यूरोप में आया तो वो नकारात्मक फॉर्म में आया, नेगेटिव फॉर्म में आया, क्योंकि वो धर्म को व्यक्तिगत मानते हैं और इसलिए राज्य का धर्म से कोई संबंध वो लोग नहीं मानते, इसीलिए नकारात्मक फॉर्म है वो। थैंक यू सर। हाँ जी, बाकी लोगों को क्लियर है? अच्छा ये बताइए, लॉ वाले स्टूडेंट्स स्पेशली, अब आपको दंड वगैरह के बारे में पता चल रहा होगा ना? आप सीआरपीसी, आईपीसी सब पढ़ते तो थे, सब पढ़ लिया आपने, लेकिन कभी ये सोचा नहीं होगा कि ये क्यों है, सीआरपीसी आईपीसी क्यों है, क्यों है इसमें ये क्लॉजेस? दंड देने के लिए सोचा भी होगा तो इतना ही कि केवल दंड का विधान है, ये होगा, मजिस्ट्रेट ये करेगा, ये करेगा। लेकिन मजिस्ट्रेट वो सब क्यों करेगा? मजिस्ट्रेट को क्यों पावर दी गई है वो सब करने की? या वो जो प्रक्रिया सीआरपीसी में निर्धारित कर दी गई है, प्रक्रिया से कैसे न्याय मिल सकता है? प्रक्रिया कैसे किसी न्याय को पूरा कर सकती है, न्याय प्रदान करने का या डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर सकती है जस्टिस को? ये मुझे नहीं लग रहा आपने सोचा होगा, लेकिन अब आप इसे सोच सकते हैं। सर अगर मैं बोलूं कि पहले पवित्र नारायण सर ने हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ाया और बाकी लॉ के सब्जेक्ट भी पढ़ाए हैं, जहां तक मुझे समझ आ रहा है। लेकिन जब आप उस चीज को पढ़ा रहे हो तो हमें पवित्र नारायण सर का पढ़ाया हुआ अब समझ आ रहा है। अब समझ में आ रहा है, जी बिल्कुल। सर। अब लॉ आप की ज्यादा अच्छे से पढ़ना कनेक्ट कैसे कर है? पा रहे हो। जी अब आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होगे चीजों को। अब आप ऐसे इसीलिए करना उन, मैं इन सब चीजों को इसीलिए आपको डीपली कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो ज्यूरिस्प्रूडेंस वाला पार्ट है, अब आप अगर उसको अच्छे से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस को समझने में आपको परेशानी होगी नहीं, बिल्कुल भी। अब आप अगले पॉइंट से लिखना। ये ऊपर वाली मैंने आपको आर्ग्यूमेंट थी जो अभी तक की लॉ की बताई, वो मैंने आर्ग्यूमेंट पूरी कर दी। लेकिन जो आधुनिक विचार हैं, यानी इस समय के जो विचार हैं लॉ के बारे में, जो उसके इसेंस को बताते हैं, वो लिखते हैं। और वो विचार है प्रमाणिकता, ऑथेंटिकेशन। क्यों? लोगों के द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था है। अगर लोगों के द्वारा बनाई गई शासन व्यवस्था है तो विधि लोगों के द्वारा अगर बनाई गई है तो उसका सार ये है कि वो लोगों के द्वारा ही प्रमाणित की जानी चाहिए, लोगों के द्वारा ही उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। और अगर उल्लंघन होता है तो उसके दंड का विधान भी लोग स्वयं ही करें। अगर इस प्रकार, यही कानून का सार तत्व है। इसलिए विधि का शासन जो है वो लोगों के द्वारा, लोगों के लिए संचालित होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ। और चूंकि लोग विवेकी होते हैं, रेशनल ह्यूमन बीइंग होते हैं, बाय बर्थ ह्यूमन रेशनल है, इसलिए रूल ऑफ लॉ को रेशनल भी होना चाहिए, तर्कसंगत भी होना चाहिए। यानी जो लोग विधि बनाएं वो तर्कसंगत हो। इसी को हम लोग विधि के शासन के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है? चूंकि लोगों ने बनाई है, सब लोगों ने बनाई है, इसलिए वो विधि सबके ऊपर समान रूप से लागू भी होगी। और अगर उसका कोई पालन नहीं करता तो एक प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी, उसको उस प्रक्रिया के अंतर्गत दंड दिया जाएगा। और इस प्रक्रिया को भी कौन सुनिश्चित करेंगे? तो लोग ही करेंगे। इसका मतलब एसेंस ऑफ लॉ इज द ऑथेंटिकेशन और वैलिडिटी बाय द persons or the individuals which form that particular law। तो आप लिखिए, परंतु आधुनिक समाज विज्ञान विचारकों के अनुसार, परंतु आधुनिक समाज विज्ञान विचारकों के अनुसार विधि का सार तत्व, विधि का सार तत्व बल प्रयोग ना होकर, विधि का सार तत्व बल प्रयोग ना होकर बल की प्रामाणिकता है।
प्रामाणिकता है, ऑथेंटिकेशन। विधि का सार तत्व प्रामाणिकता, ऑथेंटिकेशन है। हाँ, प्रामाणिकता है। ठीक है, अंग्रेजी में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सोशल थिंकर्स, according to modern social thinkers, the basic essence of law is authentication, not the coercion, not the coercion। अब इसे व्याख्या करते हैं इसकी। क्योंकि विधि निर्माण में नागरिक भाग लेते हैं, because citizens took part in the formation of law, इसलिए विधि का औचित्य भी नागरिकों द्वारा ही सिद्ध किया जाना चाहिए। एंड सो द वैलिडिटी ऑफ लॉ must be proved by the citizens too। क्योंकि एक सेंटेंस को सही समझ के करते रहना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात चल रही है ये। अब क्योंकि ये नियम सभी नागरिकों द्वारा मिलकर बनाए गए हैं, as these law formed by all citizens, इसलिए ये सभी लोगों पर समान रूप से लागू होने चाहिए। एंड सो they must be implied to every citizen equally। इसलिए विधि के शासन के अंतर्गत विधि के समक्ष समानता का विचार भी शामिल है। एंड सो द इक्वालिटी बिफोर लॉ is core aspect of rule of law। समझ में आ गई बात? सर जी सर औचित्य को इंग्लिश में ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। हाँ जी। और सर वैलिडेशन क्या होता है? देखो, वैलिडिटी भी औचित्य ही है और ऑथेंटिकेशन भी औचित्य ही है। दोनों शब्द के मतलब लगभग एक ही हैं, बहुत ज्यादा अंतर दोनों में है नहीं। ठीक है, वैलिडिटी का मतलब है जब औचित्य समय के साथ आए, ऑथेंटिकेशन में समय नहीं आता। दोनों में ये अंतर है। सर फिर आपने ये वाली लाइन बोली, इसलिए विधि का औचित्य भी नागरिकों द्वारा ही सिद्ध किया जाना चाहिए। सर आपने जब इसे इंग्लिश में बोला तो औचित्य को यहाँ पे वैलिडेशन बोला, तो सर इसका क्या मतलब था? क्योंकि
देखो, जो विधि है वो समय के साथ बदल सकती है। जब ऑथेंटिकेशन आता है तब उसमें यहाँ पर ये होगा कि हमेशा जो औचित्य है, चाहे समय चाहे जो रहे, औचित्य उसका नागरिकों के द्वारा ही घोषित किया जाना चाहिए। वैलिडिटी मैंने उसमें यहाँ पर ये बोली कि मान लो अगर कहीं पर विधि के साथ संविधान में कोई सुधार करना पड़ा, अमेंडमेंट करना पड़ा, विधि में कोई संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि समाज आगे चलेगा, तो तब भी जो औचित्य है वो लोगों के द्वारा ही उसका सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसलिए वहां पर चूंकि समय की बात थी तो मैंने वर्ड वैलिडिटी यूज कर लिया। ठीक है सर। सर वैलिडिटी वैधानिकता ही है। हाँ, वैधानिकता औचित्य, लेकिन समय के साथ में। ऑथेंटिकेशन भी वैधानिकता होती है। हाँ, जस्टिफिकेशन एक लेकिन अलग वर्ड है। जस्टिफिकेशन कानून में नहीं आता, लेकिन जिस बात का विधि के आधार पर जस्टिफिकेशन हम लोग करेंगे, जिसका विधि के आधार पर औचित्य सिद्ध करेंगे, वहां वर्ड यूज करेंगे जस्टिफिकेशन। नियम के आधार पर अगर हम लोग किसी चीज को जांचें परखें, तब वहां पर जस्टिफिकेशन वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तब वहां हिंदी में तो औचित्य ही कहेंगे, लेकिन अंग्रेजी में वर्ड जस्टिफिकेशन आएगा, ना वैलिडिटी आएगा, ना ऑथेंटिकेशन आएगा। ठीक है, चलें अब आगे। दूसरा लिखिए। तो ये रूल ऑफ लॉ का इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसका मतलब एक सार तत्व हो गया। दूसरी बात, अब अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ एक सार तत्व है तो हर व्यक्ति चाहेगा, और ये बनाए हर व्यक्ति ने है ये नियम, प्रमाणिक उन्हें हर व्यक्ति कर रहा है, तो हर व्यक्ति ये चाहेगा कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो दंड दिया जाना चाहिए। तो लिखेंगे, इनका पालन न करने वाले को, इनका पालन न करने वाले को दंड दिया जाना चाहिए। एंड द पर्सन एंड द सिटीजन who did not follow the rule of law must be punished। ठीक है, तीसरी बात, अब ये पनिशमेंट की जो प्रक्रिया है उसका निर्धारण भी कौन करें? लोग करें। इसलिए जो दंड दिया जा रहा है वो एक लोगों के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाना चाहिए। तो लिखेंगे, दंड का विधान एक निश्चित प्रक्रिया के ऊपर आधारित हो, एक निश्चित प्रक्रिया के ऊपर आधारित हो जो कि लोगों द्वारा तय हो, जो कि लोगों द्वारा तय हो। द प्रोसीजर ऑफ punishment, the procedure of punishment must be defined by citizens too। और सबसे अंत में, विधि का शासन नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। विधि का शासन नैतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। एंड रूल ऑफ लॉ मस्ट बी बेस्ड ऑन एथिक्स। ठीक है, एक यहां पर नोट लिखिए। अब देखो, इंसान को यह माना गया कि इंसान एक तर्कपूर्ण व्यक्ति है, तर्कशील व्यक्ति है, एक रेशनल ह्यूमन बीइंग है। वो अच्छा और बुरा जानता है। विधि बना रहा है नागरिक, और नागरिक एक तर्कपूर्ण व्यक्ति है, तो विधि को भी कैसा होना चाहिए? तर्कपूर्ण होना चाहिए। अगर विधि तर्कपूर्ण नहीं है, रेशनल नहीं है, तो वो विधि की कोटि में नहीं आती। नोट करके लिखिए, विधि को एवं विधि के शासन को तर्कपूर्ण होना चाहिए।
लॉ एंड रूल ऑफ लॉ must be rational. Law and rule of law must be rational. अब जरा सा एक सवाल है, मुझे सोच के बताइए, पार्लियामेंट कोई विधि बनाए जो कि तर्कपूर्ण नहीं है, रेशनल नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है या नहीं? भले ही वो संविधान में उस प्रकार की कोई चर्चा ना हो। मैं कहता हूं वो विधि ना तो मैं कहता हूं वो विधि संविधान के अनुसार भी है, उसका जिक्र कहीं पर संविधान में भी है उस तरीके का, या साफ तौर पर नहीं किया गया, संविधान में परोक्ष रूप से कर दिया गया लेकिन डायरेक्ट नहीं किया, और पार्लियामेंट ने ऐसी कोई विधि बना दी, तो क्या उसे सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर नहीं कर सकता? कर सकता है सर। जैसे उदाहरण देके मैं आपको समझाऊं, बाकी लोग बताओ, कर सकता है नहीं कर सकता? कर सकता है सर। कर सकते हैं। एक उदाहरण देके बताओ, फिर मैं देता हूं उदाहरण। और वो चर्चा में है इस समय, इसलिए मैंने जिक्र किया इसका, करंट से जोड़ रहा हूं इस चीज को। पर आप अखबार नहीं पढ़ते, समस्या ये है आपके सामने, कोई भी नहीं पढ़ता आप में से अखबार। मेरे यहाँ देखो भी 5 आ गए, 5 रखे हैं, 5 ही पढ़ने हैं। देखो 1991-92 में नरसिम्हा राव सरकार ने जब आरक्षण की व्यवस्था की, तब वो वीकर सेक्शन के लिए भी आरक्षण लेके आए थे इकोनॉमिक आधार पर। ईडब्ल्यूएस की अब हियरिंग चल रही है, सितंबर में हियरिंग की डेट लगी है और अक्टूबर तक फाइनलाइज करके ईडब्ल्यूएस का खात्मा करने के लिए तैयार है सुप्रीम कोर्ट। सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण की बात की। संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है या नहीं है, बताइए? है सर, लेकिन 50% तक ही है। एक सेकंड, उतनी जितना मैं पूछूं, संविधान में आरक्षण की व्यवस्था है या नहीं है? है। सरकार आरक्षण का प्रावधान कर सकती है या नहीं कर सकती? कर सकती है। लेकिन जो रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए वो तर्कपूर्ण आधार पर रिजर्वेशन हो। केवल उन लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए जिन लोगों को वास्तव में आरक्षण की जरूरत है, समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं या समाज के पिछड़े हुए लेवल पर हैं। कैसे पिछड़ा हुआ? शैक्षणिक स्तर पर, संविधान में, और सामाजिक स्तर पर, सोशली बैकवर्ड और एजुकेशनली बैकवर्ड। इस 2 आधारों पर अगर कोई व्यक्ति आता है, कोई समूह आता है, तब उसे आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है। मैं आज गरीब हूं, ये हो सकता है कि मैं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ हूं गरीबी के कारण, हो सकता है, क्योंकि पढ़ाई आजकल महंगी है, सरकार पढ़ने के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है, तो हो सकता है मैं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ हो जाऊं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं गरीब हूं तो मुझे अवसरों की समानता उतनी ना मिली हो, तो मैं आरक्षण के लिए लायबल हूं। सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण कर दिया, उसके लिए एक व्यवस्था उन्होंने दे दी। पर मेरा तर्क इसमें यह है, क्या गरीब से अमीर होने में और अमीर से गरीब होने में समय लगता है? क्या कोई व्यक्ति आज अमीर गरीब है, वो अपनी मेहनत से या किसी अन्य माध्यम से अमीर आगे नहीं बन सकता? मान लीजिए मैंने आज आरक्षण ले लिया, मैं गरीब हूं बहुत, मैं अपने खेत में काम करने जा रहा था, वहां मुझे सोने का एक घड़ा मिल गया। अब मैं रातों रात अमीर हो गया, परसों मैं अमीर हूं,
सरकार का जो प्रावधान है, इतना प्लॉट होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, उतना होना चाहिए, उस सबसे तो मैं ऊपर हो गया। लेकिन कल मैंने आरक्षण ले लिया, रात को ही तो हुआ मैं अमीर, पिछली सुबह तक तो मैं गरीब ही था। आरक्षण लेके मैंने किसी दूसरे का अधिकार ले लिया। आरक्षण की जो संकल्पना है उसमें किसी एक व्यक्ति ने अपना अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को दिया, और इस आधार पर दिया क्योंकि वो भी बराबर में आ सके उस व्यक्ति के। इसलिए रिजर्वेशन की जो कॉन्सेप्ट है वो भारत में सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने के लिए बनाई गई थी। हो उल्टा रहा है, सोशल टेंशन बढ़ती है, उससे सामाजिक तनाव बढ़ता है, ना कि सामाजिक सौहार्द। ये राजनेताओं की देन है। संविधान में तो वो सामाजिक सौहार्द के लिए थी। अब मैंने किसी का अधिकार मार लिया, क्योंकि किसी का अधिकार मार के मैंने आरक्षण ले लिया और अब मैं अमीर हूं, तो क्या मैं अब ये कहूंगा सरकार से जाके कि देखो अब मुझे बिल्कुल आरक्षण की जरूरत नहीं है, जो पद तुमने मुझे दिया इसे वापस ले लो, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं अब अमीर हो गया। कौन छोड़ेगा? इसलिए जो चल वस्तु है, संपत्ति एक चल वस्तु है, क्या चल वस्तु के आधार पर आरक्षण का औचित्य सिद्ध किया जा सकता है? क्या आरक्षण का तर्क सिद्ध किया जा सकता है चल वस्तु के आधार पर? इसलिए क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण को तर्कपूर्ण बताया जा सकता है? इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था इसी आधार पर 1993 में, 93-94 में। ईडब्ल्यूएस तब भी लेके आए थे, वो समाप्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उन्होंने कहा ये तो रेशनल नहीं है, तर्कपूर्ण नहीं है। मोरल ऑफ द स्टोरी, यदि विधि के शासन में विधि तर्कपूर्ण नहीं है, तब भी उसे उसका औचित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता, भले ही वो चाहे संविधान ही है चाहे जो भी है। इसलिए विधि के शासन की सबसे पहली मांग है कि वो तर्कपूर्ण होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। इसीलिए आर्टिकल 14 में आप सुप्रीम कोर्ट के जब बहुत सारे केस लॉज पढ़ते हो, आर्टिकल 14, 19, 21, तब हर जगह आपको रेशनल वर्ड देखने को मिलेगा, रेशनली इंटरप्रिटेशन देखने को मिलेगी। वो यहीं से आती है, इनहेरिटेंस। जबकि संविधान में कहीं इस वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया। कहीं पर तर्कपूर्ण वर्ड का प्रयोग है संविधान में? चलिए, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? जी सर। सर इसीलिए टीना डाबी पर जो एससी कैटेगरी के बच्चे थे उन्होंने केस किया होगा कि हमारी सीट ले ली इसने, ऐसे करके कुछ आया था। वो क्यों ले लेती? फर्स्ट रैंक थी उसकी, उसे क्या जरूरत थी रिजर्वेशन की? जी सर वही। हाँ, ये फालतू की बातें हैं। ये सामाजिक सौहार्द को बढ़ाने का राजनेताओं ने इसको उल्टा कर दिया एक्चुअली। मैंने अपनी इच्छा से अपनी जगह किसी अपने भाई को दे दी, वो भाई जो कि समाज में पिछड़ा हुआ है, तो मैंने अपना अधिकार दिया। अब जिसको मैंने अपना अधिकार दिया उसे रेशनली से लेने की जरूरत है। सबसे पहले तो बात यह है, उसको ये समझना चाहिए कि कोई अपना अधिकार आपको दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कभी आपका अधिकार ले लिया था, कभी उसने आपसे कुछ छीन लिया होगा, या उसके पुरखों ने छीन लिया होगा। अब वो उस चीज को पूरा कर रहा है। तो ये तो एक सामाजिक सौहार्द की बात है, ना कि सामाजिक तनाव की। इसलिए आरक्षण सामाजिक सौहार्द का विषय है, ना कि सामाजिक तनाव का। लोग इसे सामाजिक तनाव में ही बनाते हैं, और आप देखने को मिलेगा आरक्षण का विरोध जो होता है वो सामाजिक तनाव के आधार पर ही होता है, तनावों को बढ़ावा देता है, जबकि ये विषय ही नहीं है। शीर्ष शासन कराया जाता है, ये राजनेताओं का काम है शीर्ष शासन कराना, क्योंकि उनको वोट चाहिए। कुछ लोगों को तो आरक्षण के मुद्दे पर वोट चाहिए, कुछ लोगों को आरक्षण के विरोध में वोट चाहिए, दैट्स इट। लेकिन हम लोग हैं, हमें ही समझने की जरूरत है कि हमें क्या करना है। ये मेरी यहां तक बात अब कंप्लीट हो गई, और इसको हम लोग यहां तक रख लेते हैं। यहां तक कंप्लीट कर हो गया हमारा। कल हम लोग कानून के स्रोत देखेंगे, सोर्सेज ऑफ लॉ
कल हम लोग ये देखेंगे विधि के स्रोत क्या क्या होते हैं, कहाँ से विधि आती है, और इसके बाद फिर केवल हमारा एक टॉपिक बच जाएगा रूल ऑफ लॉ। उसके बाद हम सीधे जुडिशरी के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अब हम जुडिशरी को समझ सकते हैं अच्छे से।